हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने ही सवालों की आबरू रखी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जब मौन रहने का आरोप लगा तो उन्होंने मीडिया के सामने इस शेर के जरिए अपनी शख्सियत को बयां किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश उन्हें तमाम तरीके से याद कर रहा है। हमारे न्यूज़ रूम में साथी हैं दीपक किताबी कीड़ा हैं। किताबों के ज़रिए जो तमाम उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उनके ज़रिए दीपक वो तमाम किस्से लेकर आए हैं और कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वो याद कर रहे हैं, वो किस्सों के ज़रिए बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए। बहुत शुक्रिया विकास इस वीडियो में शामिल करने के लिए। मेरे पास दो विकल्प हैं। एक है कि मैं आपको ये बताऊं कि आंकड़ों के लिहाज से मनमोहन सिंह का कार्यकाल, चाहे वो बतौर वित्त मंत्री हो, चाहे वो बतौर प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर हो, यूजीसी के चेयरमैन के तौर पर हो, प्लानिंग कमीशन में जो इस पद पर रहे वो उस पद पर हो, उस हिसाब से मैं आपको आपके सामने आंकड़े पसार दूं। मैं आपको बताऊं कि 1991 में उदारीकरण और जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, तब देश में क्या स्थिति थी। मैं आपको बताऊं कि सूचना का अधिकार आने से किस तरह इस देश में प्रगति हुई, या मैं आपको बताऊं कि राइट टू एजुकेशन से क्या फ़ायदा हुआ, आधार कार्ड से क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन ये सब आंकड़े आपने कल से लेकर आज तक की सारी ओबिचुरीज़ में अखबार नवीसों ने अखबारों में पढ़ लिए हैं। मैं आपको बताऊंगा जहाँ से मेरी और आपकी जीवन की शुरुआत होती है, कहानियों से। उनके बचपन की कहानियों पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देर बात करना ज़रूरी है कि जिस बारे में बार बार बात होती है, जिस पर विपक्ष भी आरोप लगाता रहा, आपने भी जिससे इस वीडियो की शुरुआत की थी विकास, वो ये थी कि उनकी खामोशी पर बहुत बात हुई। लेकिन मौन जो उन पर होने का आरोप लगा, मनमोहन कितने मजबूत थे इसकी बानगी के दो उदाहरण आपको देता हूँ। पहला है जब 1991 से 1996 के कार्यकाल में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और नरसिम्हा राव कैसे प्रधानमंत्री बने उसके लिए विनय सीतापति की किताब पढ़ लेनी चाहिए, हाफ लाइन। बहरहाल, तो उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह ने ये दावा किया था कि वो महंगाई दर को 1% पर ले आएंगे, तो उनको बार बार इस बात के लिए चढ़ाया जाता है, इस बात के लिए उन पर ताने कसे जाते कि आप 1% सिंह हैं, 1% सिंह हैं। तो इस बात से वो बहुत परेशान होकर के, उस टाइम पर उनकी कौन आलोचना करते थे, ए के एंटनी, अर्जुन सिंह, वाम दल, तो ये कह करके उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया, और इस्तीफा 3 बार सौंपा गया। पहली बार में नरसिम्हा राव ने वापस किया, उन्होंने कहा कि ये आलोचना तुम्हारी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे ऊपर ये टारगेटेड क्रिटिसिज्म मेरी है, तुम्हारी नहीं है। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार अंत में जब वो बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए नरसिम्हा राव, तो उन्होंने अपने राजनीतिक शिष्य कह लीजिए, उनको बुलाया और उन्हें समझाया, उनसे कहा कि देखिए, अगर आप राजनेता हैं, आप वित्त मंत्री के पद पर हैं, तो इस तरह की क्रिटिसिज्म से आपका सामना होना ही होगा। उसके फिर इस्तीफा वापस नहीं लिया, और कैसे 1991 से 1996 तक देश में कई लोग ये मानते हैं कि 1991 हमारे लिए बिल्कुल 1947 की तरह है, क्योंकि उसमें हमको पॉलिटिकल आज़ादी मिली और यहाँ हमको इकोनॉमिक फ्रीडम मिली। कैसे देश का बूम हुआ, उस सब पर आप बात कर सकते हैं। ये जब आप मुझे 3 इस्तीफे की बात बता रहे थे, एक इस्तीफा उन्होंने तब भी देने को गए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी आलोचना की, जब उन्होंने बजट पेश किया। फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको समझाया। ये भी किस्सा है? कई इसके दावे हैं, अच्छा। लेकिन इसके लिए अभी मतलब कोई इसका सर्टिफाइड नहीं है, अच्छा, कोई क्योंकि मुकम्मल ऐसे किताब में किस्सा कोई मुकम्मल किताब में नहीं है। लेकिन ओरल हिस्ट्री में, या जितना हम देखते हैं कि कई पत्रकार अपने अकाउंट्स में, मेमोयर्स में लिख जाते हैं, उसमें यही था कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे बहुत परेशान होकर के, और तब उनको रोका गया। लेकिन इससे अलावा एक और इस्तीफा है, और ये इस्तीफा बड़ा ज़बरदस्त है। इंदिरा गांधी की सरकार का वक्त है, और 80 के दशक में जब आरबीआई गवर्नर बनते हैं मनमोहन सिंह, तो एक फैसला लिया इंदिरा गांधी सरकार ने। दरअसल आरबीआई के बारे में ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, खर्चा पानी में प्रदीप जी रोज़ बताते ही हैं कि 1949 तक आरबीआई एक बहुत प्राइवेट फर्म की तरह था, उसके 49 के बाद उसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने फैसला लिया कि जो ये विदेशी बैंक हैं, इनकी शाखाएं लगाने की जो अनुमति है, जो विदेश में अलग अलग शाखाएं लग रही हैं, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ये एक बहुत टेक्निकल मैटर था। अब मनमोहन सिंह, जो संस्थाओं के प्रति जिनका बहुत आग्रह था, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के प्रति वो बहुत प्रतिबद्ध थे, ऐसा दावा किया जाता है। उनकी ऑब्चुरीज में भी आज कई जगह आया, चाहे उसके अबान की आरटीई से ले लीजिए, आरटीआई से ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आरबीआई के जो काम है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारी संस्थाओं पर यह हास है, और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया। अब प्रधानमंत्री बिल्कुल शॉक में कि आरबीआई का गवर्नर रेजिग्नेशन दे रहा है। उसके बाद से एक मीटिंग बैठी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह बैठे, मान मनोवल हुई, और उसके बाद अंत तो गत्वा वो बात आई गई हो गई, और मनमोहन सिंह की उस वक्त में चली थी।
तो इस तरह उनके इस्तीफे जो रहते थे। अब अगर आप इसी दौर में चले आएँ 2004 से लेकर के 2014 तक जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो न्यूक्लियर डील के टाइम पर उन्होंने अपना इस्तीफा बिल्कुल जेब में रख लिया था कि या तो मुझे बनाइए या नहीं बनाइएगा। और सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि इन्हें बार बार और परसुएट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके, मतलब रिजाइन के कह चुके थे कि मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। पुरानी हिस्ट्री रही थी, चाहे वो नरसिम्हा राव की रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की रही हो, तो ये नहीं हुआ था। और उनकी मजबूती का आप ये देखिए, जब उन्होंने 2007 में कलकत्ता का अखबार है टेलीग्राफ, जब वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया तो फ्रंट पेज पर ये लिखा था, क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्टों के सपोर्ट से, कम्युनिस्ट पार्टियों के सपोर्ट से यूपीए जिंदा थी अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी और दूसरे में भी, तो उन्होंने ये कहा कि इट इज़ व्हाट इट इज़, उन्हें जो करना है अपना वो सोच लें, फैसला तो यही होगा। मतलब कि पंचों की राय कहीं हो, जो खूंटा है वो यहीं गड़ेगा। और उसके बाद इतना बुरी तरह से बिफरे, तो नीरजा चौधरी की जो किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें तो यहाँ तक लिखती हैं कि अहमद पटेल इतने फ्यूरियस हो गए थे, अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे, बहुत बड़ा कद था उनका, कैसे फाइनेंस जुटाते थे वो सब, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर सिंह कौन है जो ये फैसला ले रहे हैं, तो पॉलिटिकल फैसला है। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, और जिस तरह से वो फैसला हुआ देश के हित में न्यूक्लियर डील का, उसके बारे में तो अलग ही कहानी है। तो वो रेजिग्नेशन के प्रति उनका कोई बहुत मोह नहीं था। इस्तीफा तो ऐसा था कि उनका बिल्कुल ट्रम्प कार्ड किया, तो हमारी बात चले या ये इस्तीफे वाली बात में। इसके अलावा देखिए, अगर आप उनकी पूरी और पॉलिटिकल लाइनिंग को देखें, तो जैसे एक किस्सा मुझे भी तुरंत याद आता है कि बार बार ये बात होती है कि 2004 में अचानक उनका नाम आया, कैसे टीवी के कैमरे लगे और कैसे जनार्दन द्विवेदी प्रधानमंत्री बनने का जी, किस्सा। प्रधानमंत्री बनने के साथ 1999 में हम सब जानते हैं कि अक्टूबर 1999 में चुनाव हुए थे। क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल 1999 को मात्र एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इस पर बहुत विवाद है कि वो सैफुद्दीन सोच का वोट था, गिरधर गमांग का वोट था, लेकिन हम अक्टूबर 1999 में चल लेते हैं, कारगिल के बाद का। क्या आप मुझे वो नई दिल्ली सीट का किस्सा सुनाने जा रहे हैं अब? जी, मैं आपको दो सुनाने वाला हूँ। उस वक्त क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी तैयार की, और ये जानकारी हमें मिलती है माखनलाल फोतेदार की किताब द चिनार लीव्स से। अगर आप कांग्रेस की राजनीति को समझना चाहते हैं ना, तो आपको किंग मेकर्स, ये जो लोग थे जो कांग्रेस के इंटरनल स्ट्रक्चर में थे, उनको जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो मोहसिना किदवई हों, चाहे वो माखनलाल फोतेदार हों, चाहे वो प्रणब मुखर्जी, इन सब लोगों को, कोalition ईयर्स वगैरह। बहरहाल, तो अब क्या, वो 1999 की बात थी, तो सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी तैयार की, और सोनिया गांधी ने चिट्ठी में जाकर के लिख दिया प्रेसिडेंट को कि मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे और हमारे पास 272 सांसदों का समर्थन हासिल है। माखनलाल फोतेदार आए, उन्होंने कहा आप बस ये नाम हटा लीजिए मनमोहन सिंह का, इसमें बस आप ये लिख दीजिए कि हमारे पास समर्थन हासिल है। तो बोला गया कि क्यों, नाम क्यों हटवाना है? तो बताया गया कि कांग्रेस और बाकी लीडर जो उम्मीद पाले बैठे हैं, और माखनलाल फोतेदार ने अपनी किताब में लिखा है कि माधवराव सिंधिया इस बात में उम्मीद में थे। माधवराव सिंधिया, हमारी जनरेशन इसे जान जाए या बाकी हमारे दोस्त जो राजनीति को उतना फॉलो नहीं करते हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इस वक्त बीजेपी में है, 2000 कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के मंत्री भी हैं, आपके मध्य प्रदेश से ही आते हैं। तो अब जैसे ये पता चला, तुरंत उनको, तो सोनिया ने उनकी बात मान ली, नाम हटा दिया गया। लेकिन बात तो फैल नहीं थी, नई दिल्ली के कॉरिडोर में, राजनीतिक गलियारों में बातें रुकती कहाँ हैं? विस्पर्स, कॉरिडोर विस्पर्स, यस। तो बात गई, और बात जब चली गई तो उसके बाद ये माखनलाल फोतेदार का दावा है, माधवराव सिंधिया ने अमर सिंह के रास्ते मुलायम सिंह यादव को परसुएड किया कि वो आकर के अपना समर्थन वापस लाए। और उसके बाद हम जानते हैं कि मई 2004 तक, अगर प्रमोद महाजन का वो सुझाव ना होता कि चुनाव थोड़े पहले करवा लिए जाए, तो वो वहाँ तक उनकी सरकार चली मई 2004 में। अब कितनी, देखिए वक्त का पहिया कैसे पलटता है कि यही समाजवादी पार्टी की सरकार जो 1999 में समर्थन नहीं दे रही थी, 2008 की न्यूक्लियर डील के मामले में, 2008 की न्यूक्लियर डील के मामले में वही समर्थन देती है और वही उसको सरकार को बचाती है। तो ये किससे ऐसे ही घूमते हैं। जो उनकी पहली चुनावी हार का आप जिक्र कर रहे थे, वो उन्होंने नई दिल्ली से चुनाव लड़ा, पहला और आखिरी उनका लोकसभा का चुनाव है। वो जब वो लड़ रहे थे तो उसके बाद हारे, लगभग 30,000 के वोट के आसपास हारे। विजय मल्होत्रा जीते थे उस चुनाव में जी। आप जब 30,000 के वोट से हारे तो बात चली कि ऐसे कैसे हुआ और क्या हुआ, भीतरघात पे बात आई। उस वक्त सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, शीला दीक्षित उस वक्त की मुख्यमंत्री थी। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले और चलते हैं, जब वो भी किताबों में ये जिक्र है कि जब उन्हें अनाउंस किया गया तो ये कहा गया कि जो उनके फैसले थे वित्त मंत्री के तौर पर कॉमन मैन के लिए, वो बड़े प्रभावशाली हैं, जिसके आधार पर ऐसा लगा, उनको भी लगा जब नई दिल्ली सीट से उनको उतारा गया कि वो दावेदार हैं जीत के। और जब वो आते हैं ग्राउंड में, तब उनको पता चलता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकल वर्कर से। उसमें भी दो बातें थी, एक तो कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहा था, दूसरा उसमें ये था कि जब कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहा था तो वो फाइनेंसिंग की दिक्कत थी। तो उसमें ये भी किस्सा आता है कि बाद में वो फाइनेंसर से मिलते नहीं थे, चुनाव फाइनेंस करते हैं, तो कार्यकर्ता आकर के कहने लगे कि साहब हम चुनाव हार रहे हैं, नाश्ता पानी कराना है, चाय कराना है, सब कुछ करने व्यवस्था देखनी है, चुनाव अलग अलग तरीके भी हैं। तो बाद में मनमोहन सिंह ने उनकी बात मानी, फिर वो फाइनेंसर्स वगैरह से मिले, क्योंकि कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल नहीं था। ये वही बात थी जो 2004 में शाइनिंग इंडिया के दौरान में थी, कि लग रहा था कि जमीन में बहुत कुछ है, लेकिन अंततः गत्वा ग्राउंड पर नहीं था। तो मनमोहन सिंह को लगा
कि बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन वो उस चुनाव को हारे और फिर बाद में उसमें बात ये हुई कि शीला दीक्षित पर गाज गिरी और सोनिया गांधी इतनी खफा थी। अलग अलग किताबों में दर्ज है कि सोनिया गांधी इतनी खफा थी विकास जी कि वो शीला दीक्षित को गद्दी से हटा देना चाहती थी। ये बात रशीद किदवई ने अपनी किताब लीडर्स पॉलिटिशियंस में लिखी है। और उसके बाद लेकिन माखनलाल फोतित और बाकी लोगों का इंटरफेरेंस आया और बात हुई कि आपसी भीतरघात की बात है, तो वो एग्जैक्टली उन पर ये बात नहीं आ पाई। अच्छा, तो उसमें ये भी जिक्र है कि बाद में वो पैसा लेने के लिए राजी भी हुए जब और उसमें जो पैसा बचा था चुनाव के बाद, जो बच गया था, वो पैसा वापस भी किया उन्होंने, लेकिन सीट नहीं बच पाई। सीट नहीं बच पाई। वो जो आई थिंक 7 लाख रुपए आसपास बचा हुआ था, वो पैसा उन्होंने वापस किया, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा और पाए। शायद यही वो बात थी कि जब उन्हें बाद में मौका दिया गया कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि वो राज्यसभा के जरिए करीब 3 दशक तक आखिरी बार हमारे राजस्थान से आए थे। उसमें अब देखिए कि व्यक्ति कैसे उसकी यात्रा कैसे तय होती है। जब 1932 में उनका जन्म होता है, तो वो एक ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ पर पाकिस्तान के उस इलाके में ना बिजली था ना पानी था। सुविधाओं का जो शब्द है वो उस गांव के कानों से बहुत दूर तक था। यात्रा तय होती है और यात्रा तय हुई तो भारत के प्रधानमंत्री बने। आज के पाकिस्तान में, तब के पाकिस्तान में, आज भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आशय ये था कहने का 2004 से 14 तक में। अमेरिका की एक पत्रकार थी चार्ली रोज, वो उनसे आई, उन्होंने उनसे बातचीत की। तो उनसे पूछा गया कि आप तो सरकारी वजीफों से पढ़ लिख पाए, कैम्ब्रिज तक गए, ऑक्सफोर्ड तक गए, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने इकोनॉमिक्स एमए किया, आपका कैपिटलिज्म के प्रति, पूंजीवाद के प्रति इतना आग्रह क्यों है? आप कैसे फ्री मार्केट के इतने बड़े सपोर्टर हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि सोशलिज्म जो है, समाजवाद जो है, वो लोगों को संसाधन देने में इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कैपिटलिज्म के डायनेज्म बहुत हैं और वो बहुत ही एकदम वृहद है। तो इसलिए मैं कैपिटलिज्म का समर्थक बन पाया हूँ। और आप ये देखिए उनकी पूरी यात्रा में, अगर आपको मनमोहन सिंह को, हमारे दर्शकों को मनमोहन सिंह को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लगभग 13-14 हज़ार रुपये उसकी कीमत है, 5 खंडों की किताब है, 3062 पन्ने हैं उस किताब में, 5 खंडों का इतना बड़ा हार्ड बाउंड एडिशन आता है। आप वो खरीद कर पढ़ जाइए। मनमोहन सिंह कैसे सोचते थे, क्यों सोचते थे, क्या उन्होंने कहा है, कैसे उनके विचार थे, ये पूरी यात्रा आप उसमें, विचार यात्रा आप उसमें देख सकते हैं, तय कर सकते हैं। कैम्ब्रिज का जिक्र किया, कैम्ब्रिज को लेकर एक किस्सा है। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे, तो चूँकि वो सिख धर्म से आते हैं, पगड़ी रखते हैं, तो उनके केश काफ़ी लंबे हैं और वो थोड़े शाई नेचर के थे जब वो पढ़ते थे, ऐसा जिक्र किया गया है तमाम किस्सों में। और वो सबके सामने नहीं जाते थे नहाने, जब बाकी स्टूडेंट जाते थे। तो वो जब नहाने तब जाते थे जब सारे स्टूडेंट नहा लेते थे, तो बाद में गर्म पानी ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा सा शाय नेचर के थे वो। तो ये भी ऐसा किस्सा कैम्ब्रिज से मुझे पर यही मैं पढ़ रहा था जब नीरजा जी की किताब का जो टाइटल था वो यही था, जहाँ तक मुझे याद है, द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड, है ना, कि जो चुप्पा प्राइम मिनिस्टर। अब आप यही बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी का, आप देखिए ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे उस टाइम पर हमारे देश के श्याम शरण जी। तो जॉर्ज बुश, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, व्हाइट हाउस है उसके पोर्शे में, वो इलाका जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती हैं, वहाँ पर आए और उन्हें विदा करने के लिए आए थे। तो गाड़ी में बैठ गए, श्याम शरण ने उनको गाड़ी में बैठाया और वो अपनी गाड़ी में जाने लगे। तो जॉर्ज बुश ने कंधे पर श्याम शरण के हाथ रखते हुए कहा था कि ही इज़ माई फ्रेंड, टेक गुड केयर ऑफ हिम। मनमोहन सिंह मेरे दोस्त हैं। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति, आर्ग्यूबली दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, अब हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी से ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ख्याल रखिएगा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। तो और ये कई लोग ये भी मानते हैं, उनका एनालिसिस यही है कि मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश की पर्सनल केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा कारण था कि ये न्यूक्लियर डील कैसे लागू हो पाई, कैसे फॉलो हो पाई और कैसे उसमें बिल्कुल सिग्नेचर हो पाए। कोंडोलीजा रिका का जिक्र आता है, कैसे कितने सारे विरोध थे, यहाँ भी थे उधर भी थे, उस सीनेट का वोट और वो सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लागू हो पाई। तो मजबूत थे बिल्कुल कि अगर कोई फैसला लिया है तो वो हुआ। ये आज की हम जो पॉलिटिकल बायोग्राफीज देखते हैं उन किताबों से कई बार नजर आता है। जो उनको मौन का उपनाम मिला विपक्ष की ओर से खास तौर पर, और उनको ऐसे ही कई बार याद भी किया जाता है, लेकिन वो खुद अपने एक बयान में क्या बोले थे, वो लाइन अगर आपको याद हो, कि मैं चाहता हूं कि मुझे मीडिया और कैसे विपक्ष कैसे याद करें। ये जनवरी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि और मुझे ये याद इसलिए भी है, पहले बात पूरी कर लेता हूँ, कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया। और
आज बहुत सारी कमेंट्री इस तरह भी थी कि उसके लिए बहुत वक्त नहीं लगा। खैर वो हिस्टोरियंस के ऊपर जिम्मे पर है, पत्रकारों के नहीं। मुझे जब मैं 2000 की पैदाइश हूँ, और 2000 से जब आप देखेंगे, जब आप अखबारों को पढ़ना धीरे धीरे शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक एक अक्षर पकड़ते हैं या तस्वीरों को ही देख पाते हैं, तो मेरी पूरी याद में 2012-13 तक में, जब तक आप होश संभालने लायक होते हैं या चीज़ों को समझते हैं, तब तक मैंने मनमोहन सिंह की से ही अखबार पटे हुए देखे हैं, भरतपुर में या अल्मोड़ा में, जहाँ मैं भी रहा हूँ। तो मेरे लिए वो याद का, जब कल मुझे शाम में खबर मिली, तो मेरे लिए बहुत याद का। अब हम राजनीति थोड़ा देखते हैं, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर हैं, तब एक बिल्कुल स्कूल के स्टूडेंट थे, बस अखबार पढ़ना एक जैसे था कि 5 न्यूज़ सुनानी होती थी प्रेयर असेंबली में, उस तरह से हम पढ़ते थे। तो उसमें लगभग एक न्यूज़ मनमोहन सिंह की ज़रूर हुआ करती थी हर बार। मैं एक और किस्सा सुनाकर आपसे विदा लूँगा। ये 21 मई 2004 की घटना है, जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पदासीन होते हैं। उस टाइम पर बात ये थी कि बिहार की कई पार्टियों का समर्थन हासिल था। मान लीजिए आरजेडी समर्थन कर रही थी, और उसके अलावा उस टाइम पर तो लालू यादव रेल मिनिस्टर भी बने थे। तो रेल मंत्रालय को लेकर के झगड़ा हो गया। बात ये हुई कि लालू, पहले ये तय हो गया था कि रामविलास पासवान को ये मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन लालू यादव ने डंगा लगा दिया। लालू यादव ने कहा कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, ऐसा कई जगहों पे दावा है, क्लेम किया जाता है। रामविलास पासवान ने भी अपनी किताब में एग्जैक्टली यही शब्द लिखा, इसलिए मैंने आपके सामने ये कोट किया। अब क्या हुआ साहब, अब ये हुआ कि रामविलास पासवान को खराब लगा, उन्होंने कहा कि फिर मुझे अब एक भी मंत्रालय नहीं चाहिए। तो इधर से वीपी सिंह लगाए गए, इधर से अहमद पटेल को रिक्वेस्ट की गई कि साहब आप जाकर उनको परसुएट करिए और हमारे साथ शामिल कर लाइए। रात के 1 बजे रामविलास पासवान के पास फ़ोन गया कि 10 जनपद आइए, आपसे मिलना है। सोनिया गांधी बैठी थी उस मीटिंग में, मनमोहन सिंह थे और रामविलास पासवान थे, क्योंकि रामविलास पासवान कह चुके थे कि मैं सरकार में शामिल ही नहीं होऊंगा। अब सरकार में शामिल अगर आप नहीं होंगे तो उसका मैसेज बहुत इधर भी जाता है। और रामविलास पासवान पर तो आर्ग्यूबली उनको मौसम वैज्ञानिक कहने का दावा किया जाता है। मनमोहन सिंह ने एक पन्ना दिया, जैसे मेरे हाथ में भी एक पन्ना है, कुछ मंत्रालयों पर टिक थे, और वो जाकर के उनके हाथ में रखते हुए कहा कि जो आपको मंत्रालय चाहिए आप ले लीजिए। तो वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो था, और वो डील करने की रात को 1 बजे बुला करके मीटिंग वगैरह सब पूरी डिबेट डिस्कशन हो रहा है, तब उनको 3 मंत्रालय दिए गए थे, पेट्रोलियम और उर्वरक, ये सब करके। और वो पूरी एक पॉलिटिकल उनका एक्यूमेंट भी था। जैसे ये जो खबर थी कि चिदम्बरम ने जब कहा कि पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, आर्गुमेंटली कई किताबों में दावा है, नीरजा चौधरी की किताब में भी दावा है कि जो वरिष्ठ मंत्री थे वो बहुत उस पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करते थे, उस डेकोरम को फॉलो नहीं करते थे। कई लोगों को लगता था कि हमें प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, इस तमाम तरह की बात। जो नरसिम्हा राव के टाइम पर भी हुआ, आप देखिए कांग्रेस तिवारी बनती है, मोसेना की दवाई अलग चली जाती हैं, और एनडी तिवारी, वो सब अलग प्रकरण। अब क्या हुआ कि चिदम्बरम के बारे में यह बात फैलाई गई, और ये बात कही जाती है, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखा है। ये सारी हम किताबों के हवाले से कोट कर रहे हैं, बिल्कुल। मैं इसलिए बार बार किताब बता रहा हूँ ताकि अंततोगत्वा हम पर ना हो कि हम कोई ऐसा पॉलिटिकल दावा कर रहे थे, क्योंकि हम तो स्कूल में थे तब। तो कुलदीप नैयर ने दावा किया है कि चिदम्बरम के बारे में जो अफवाह थी कि ये क्लेम था कि इन्होंने ही अड़ंगा लगाया, और इसलिए 2G स्पेक्ट्रम जो है, और वो कोयला घोटाले में जो बात हुई, तो जो क्लेम हो रहे थे, ऑक्शन हो रहे थे, वो इनकी वजह से रोक में लगे। तो ये पीएमओ की तरफ से लगाया, मतलब पीएमओ की तरफ से ये न्यूज़ फैली थी। दूसरा, जब प्रणब मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि गृहमंत्री उनकी निगरानी करा रहे हैं, और ट्रांसमीटर मिला भी था, एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था, तो ये दोनों को ही थोड़ा साधने के लिए ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की पॉलिटिकल एक्यूमेन था, मनमोहन सिंह की पॉलिटिकल एक टैक्टिक्स थी, ऐसा कुलदीप नैयर का दावा है। तो एज अ पॉलिटिशियन भी अगर आप उनके कार्यकाल को देखेंगे, तो उन्होंने कई पॉलिटिकल उस तरह के फैसले, चाहे इस्तीफे वाली बात हो, चाहे लेफ्ट को बिल्कुल खरी खोटी कह देने का विदाउट मिंसिंग वर्ड कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो एक बहुत उनका कार्यकाल उस तरह का रहा है। जैसे मुझे उनकी बेटी की जो किताब है दमन जी की, एब्सोल्युटली सीक्रेट वाली जो किताब है, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें आपको बहुत ही पर्सनल किस्से मिलेंगे। हमने अभी पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स के लेने की कोशिश की है, क्योंकि एक व्यक्ति का 92 बरस का जीवन 12 या 92 मिनट के वीडियो में भी नहीं समेटा जा सकता है। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की, जो उस रात भर से किताबें अलग अलग देख रहे थे, उसके आधार पर आपको मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो ख़त्म करें उससे पहले ये तमाम किस्से जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े, जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं, इन किस्सों को पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है पढ़ने के बाद वो मौन नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री थे। कौन सी किताबें सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में अगर इन डेप्थ पढ़ना है? 1-2 किताबें तो आपने बातचीत में कही दी, कुछ 5 किताबें अगर आप रिकमेंड करना चाहें। कई मौक़ों पर मौजूद प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह नज़र आते हैं, और ये कई मौके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जगहों पर आर्ग्यूबली क्लेम आएगा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। संजय बारू वाली जो किताब है उसमें ये पूरे दावे हैं।
एक मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, और जयराम रमेश की जो लिखी हुई किताब है ऑन द ब्रिंक ऑफ 1991, वो आपको बताएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हो रहे थे इस देश में तो उसके पीछे मनमोहन सिंह का कितना दिमाग था, कैसे वो अपना अनुभव लेकर आए थे, और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के बीच की केमिस्ट्री कैसी थी जो इस देश में एक तरीके का सॉफ्टवेयर बूम लेकर आए। और 1991 का जो पूरा पीरियड है उसके आपको फ्रूट्स मिलते हैं 1990 के बाद वाली 2000 की पूरे डिकेड में। एक वो किताब, दूसरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें आपको जो मनमोहन सिंह का क्लेम टू फेम है एज अ प्राइम मिनिस्टर 10 साल का देखा जाए तो वो है न्यूक्लियर डील। तो न्यूक्लियर डील की उसमें पूरे प्रकरण हैं कि कैसे नटवर सिंह को रात भर में फोन आ रहा है। नटवर सिंह हमारे मिनिस्टर रहे थे, भरतपुर के हमारे रहने वाले थे, ये भी एक ऊपर से उनका, तो ये उनका कैसे उनको रात भर में फ़ोन आया और वो कैसे चले गए, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के तौर पर भी रहे थे। उसके बाद कैसे ये जिक्र हुआ कि कोंडोलीज़ा रीका जाकर के मिलेंगी, कोंडोलीज़ा वहाँ की सेक्रेटरी थी। तो एक तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, दूसरा जयराम रमेश की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी की रेड कलर की पॉपुलर बुक, जिसके बारे में ये भी दावा था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो उस किताब को अपने साथ लेकर गए थे। तीसरी किताब जो मुझे बहुत पसंद है वो है दमन सिंह की, जो एब्सोल्यूट सीक्रेट वाली किताब है, उनकी बेटी की लिखी हुई जो किताब है। चौथी मुझे लगता है कि इंडिया आफ्टर गांधी में रिकमेंड करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि आप फिर उससे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अच्छे समझ पाएंगे। 2007 तक किताब आके खत्म हो जाती है। नई वाली किताब जो मोटी सी किताब जो यहाँ से पता नहीं कौन ले गया, उस किताब में काफ़ी कुछ आपको जिक्र मिलेगा मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में। और पांचवी किताब नॉट फॉर द सेक ऑफ रिकमेंडिंग, लेकिन मुझे लगता है कि रशीद किदवई की जो किताब है, दो किताबों का एक पूरा गुच्छा है, 24 अकबर रोड, और उसके अलावा 24 अकबर रोड के अलावा जो उनकी नई किताब थी भारत के प्रधानमंत्री दशा और दिशा, उसमें तो एक चैप्टर ही हालांकि, लेकिन 24 अकबर रोड से आप कांग्रेस के पॉलिटिक्स के बारे में इन जनरल समझ पाएंगे। आखिरी बात, लेकिन देखिए ना, अंत का महज एक मुहावरा नहीं होता है। 2016 में जब उनसे पूछा गया था कि आप अपना मेमोआ क्यों नहीं लिखते हैं, सब नेता लिख रहे हैं, आज देखिए मणिशंकर अय्यर ने ही 1000 पन्नों में अपना मेमोआ लिखा, यहाँ पर जिक्र भी हुआ था, हर पॉलिटिशियन लिख रहा है, तो आपने क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा था कि सच्चाई कई बार दुख देती है, और इसलिए आज हमारे पास, ये बहुत दुख की बात है एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम सब जो है, कि उनका मेमो अगर हमारे पास होता तो हम उनके नज़रिए से उनकी दुनिया को भी देख पाते हैं। हालांकि जो 5 जो मैंने आपको रिकमेंड की थी उसमें उनकी स्पीचेस वगैरह का कलेक्शन है, मतलब वो कैसे सोचते थे, कोई फैसला था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लाइफ और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष को सामने लाता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल एनेक्डोट, राजनीतिक किस्से, गलियारों में क्या हो रहा था, ये सब हमको छुटपुट मिलते हैं। प्राइमरी सोर्स अगर उनका खुद का लिखा ही होता तो जाहिर सी बात है बहुत एक बिल्कुल ट्रीट टू रीड होता वो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये वो किताबें हैं जहाँ पे आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ी तमाम वो ज़रूरी बातें पढ़ने को मिल सकती हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा। इस बातचीत में हमारे साथी दीपक तिनगुरिया थे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।